हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। यह कहानी मन्नत एक अधूरी ख्वाहिश भाग 24 है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कहानी पसंद आ रही होगी। चलिए हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। वेदांश के सामने वही रिपोर्टर था जिससे अमृता ने मैसेज भेजकर मन्नत को बदनाम करने को कहा था। रिपोर्टर काँप रहा था। वेदांश के आदमियों ने उसकी खूब पिटाई की थी और उसके कपड़े बिखरे हुए थे। वेदांश की गुस्से भरी निगाहें उस पर तनी थी। जबरे तन गए, दांत कसकर पिसते हुए वेदांश ने आवाज निकाली, बोलो, तुम्हें मैसेज किसने भेजा? किसके कहने पर तुम सबको स्टोर रूम के पास ले गए? रिपोर्टर की आवाज लड़खड़ा उठी। उसने झट से कहा, सर, मुझे एक प्राइवेट नंबर से मैसेज आया था। कहा गया था कि मिस मन्नत स्टोर रूम में किसी नए लड़के के साथ है और अगर हम उन्हें रंगे हाथ पकड़ ले तो चैनल की टीआरपी बढ़ जाएगी। मिस मन्नत कोई आम लड़की नहीं है। वह कबीर शेखावत की बहन और वेदांश राठौर की मंगेतर की बहन है। ऐसे भी पहले भी अक्सर वह अपनी उटपटांग हरकतों की वजह से मीडिया की सुर्खियों में रहा करती थी। इसलिए सबने सोचा यह बड़ा स्कूप होगा। मैं लालच में आ गया। मैं बाकी रिपोर्टर्स को भी बुला लिया। वेदांश की आंखों में आग चमक उठी। उसने ठंडी कठोर आवाज में कहा, तुम्हारा काम सच्ची खबर दिखाना है, किसी को बदनाम करना नहीं। किसी की पर्सनल लाइफ में घुसने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं, भले तुम मीडिया हो या कुछ और इस बार तो तुमने गलत न्यूज़ पकड़ ली। अब अपना मुंह खोलकर ठीक ठीक बता, किसके कहने पर और वह लड़का कौन था जिसके साथ मिस मन्नत को बदनाम करने की साजिश रची गई थी? रिपोर्टर कांपते हुए बोला, सर, मुझे प्राइवेट नंबर से मैसेज आया था, इसलिए मुझे नहीं मालूम कि मैसेज करने वाला कौन था। लेकिन हाँ, जिस लड़के के साथ उनको बदनाम करने की साजिश रची गई थी वह आयुष खुराना नाम का लड़का था। आयुष का नाम सुनते ही वेदांश की आंखों में आग दौड़ी। वो झट से आगे बढ़ा और रिपोर्टर के गाल पर एक तेज मुक्का चला दिया। रिपोर्टर वहीं जमीन पर गिर पड़ा और उसके होठों से खून टपका। कमरे में सन्नाटा छा गया। वेदांश ने ठंडी कड़क आवाज में हुक्म दिया, इसे उठाकर ले जाओ और इसे ऐसा सबक सिखाओ कि इसे पता हो कि किसी की जिंदगी से खिलवाड़ करने का अंजाम क्या होता है। फिर तुरंत पुलिस के हवाले कर दो। उसके बॉडीगार्ड्स रिपोर्टर को घसीटते हुए बाहर ले गए। वो चलकर जाते हुए बार बार हाथ जोड़ रहा था और विनती कर रहा था, लेकिन वेदांश को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तभी मयंक ने धीरे से कहा, वेद, मैंने इसे अक्सर अमृता के साथ देखा है। हो सकता है कि मैसेज करने वाली वही हो। वेदांश की निगाहें मयंक पर तलवार की तरह चली। उसने कड़क स्वर में कहा, तुम सही कह रहे हो मयंक, मैंने भी उस पार्टी के दिन स्टोर रूम के पास उसे देखा था। उसी वक्त मुझे उस पर शक हो गया था, लेकिन वो बहुत चालाक है। शायद उसने सीधे मैसेज नहीं किया होगा, बल्कि प्राइवेट नंबर से प्लान किया ताकि पकड़ी न जाए। मयंक खींचते हुए बोला, पर एक बात समझ में नहीं आती, अमृता मन्नत को इतनी नफरत क्यों करेगी? वह मनु को पसंद नहीं करती, यह सच है। क्या वो अपनी नफरत में इतनी गिर सकती है कि वो मनु को बदनाम कर दे? वेदांश ने कुछ देर सोचा और कहा, मयंक, अब बहुत हुआ। मैं अब तक इग्नोर करते आया, लेकिन अब नहीं। तुम कॉलेज जाओ और अब तक की उसकी सारी हिस्ट्री निकालो। मुझे पूरा यकीन है कि इससे भी पहले उसने मन्नत के साथ बहुत कुछ किया होगा, जो हमारी नज़रों के सामने होते हुए भी मैंने अक्सर उसे इग्नोर किया। लेकिन इस बार नहीं। इस बार मैं उस अमृता को ऐसी सज़ा दूंगा कि फिर कभी किसी के खिलाफ प्लानिंग और प्लॉटिंग नहीं करेगी। तभी मयंक ने कहा, वह तो मैं कर लूँगा, लेकिन तुम जल्दीबाजी मत करो। अमृता की फैमिली और कबीर की फैमिली के रिश्ते मजबूत है और अमृता कियारा और साहनी दोनों की बेस्ट फ्रेंड है। उसके साथ कुछ भी करने से पहले सोचना। वेदांश गुस्से में और दांत पीसते हुए कहा, वेदांश राठौर सोचकर सजा नहीं देता, और तब जब सवाल अब उसकी जान का हो। उसी समय शिव अंदर आया और सलामी देकर बोला, किंग, मुझे मिस मन्नत के बारे में कुछ जानकारी मिली है। मन्नत का नाम आते ही कमरे की हवा बदल गई। वेदांश और मयंक दोनों की आंखों में एक अजीब सी चमक दौड़ गई। वेदांश बेचैनी से शिव को देख रहा था, जैसे हर शब्द उसके लिए छिपा हुआ खजाना हो। शिव ने सिर झुकाकर कहा, किंग, मिस मन्नत साउथ कोरिया नहीं गई थी। दोनों चौंक पड़े। मयंक फुसफुसाया, यह कैसे हो सकता है शिव? मनु ने खुद कहा था कि वह साउथ कोरिया गई थी। वेदांश का चेहरा अभी भी गंभीर था। उसकी धड़कन तेज हुई थी, पर वो शांत दिखने की कोशिश करने लगा। शिव ने आगे बात बढ़ाई, हमने उनकी पूरी ट्रैवल हिस्ट्री निकाली, हर होटल, हर कमरे, हर एंट्री एग्जिट रिकॉर्ड, एयरपोर्ट और ट्रेन के सीसीटीवी फुटेज भी। किसी भी जगह उनका कोई निशान नहीं मिला। किसी बुकिंग, किसी टिकट का रिकॉर्ड नहीं है। वेदांश ने धीरे से पूछा, तो इसका मतलब क्या है शिव?
शिव ने आंखें पीली करते हुए कहा, या तो वो देश में ही थी, या अगर बाहर गई भी तो किसी प्राइवेट इंतजाम करके, प्राइवेट फ्लाइट, चार्टर सर्विस या हेलीकॉप्टर के जरिए गई होंगी। ऐसे रास्ते सार्वजनिक ट्रैकिंग में नहीं आते, पर सार्वजनिक बुकिंग और सीसीटीवी पर उनका कोई सुराग नहीं मिला। शिव की अगली बात सुनकर कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। वह गंभीर स्वर में बोला, लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि मिस मन्नत उस वक्त इंडिया में थी, इसका भी कोई सबूत नहीं है। व्हाट? वेदांत के मुंह से अन्यासी निकला। उसका चेहरा आश्चर्य और अविश्वास से भर गया। यह कैसे पॉसिबल है शिव? तुम्हारी इन्फॉर्मेशन में ही कोई चूक हुई होगी। उसकी आवाज़ पहले से भी ज़्यादा सख्त और धारदार थी। शिव ने सिर झुका लिया। आई एम सॉरी किंग, लेकिन यही सच है। मैंने हर स्रोत खंगाल डाला है, होटल, रिकॉर्ड्स, एयरपोर्ट, ट्रेन, फ्लाइट्स, सब जगह। ना तो इंडिया से बाहर जाने का सबूत है और ना ही इंडिया में मौजूदगी का कोई निशान। मैंने अपनी तरफ से कोई गलती नहीं छोड़ी है। मैं और भी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अब तक जितनी जानकारी मेरे पास है वही सच है। यह सुनते ही वेदांश और मयंक के चेहरे पर पीलापन उतर आया। उनकी आंखों में बेचैनी और शक एक साथ तैर उठा। मयंक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यार यह तो सच में बहुत अजीब है। मनु ने हम सबसे झूठ क्यों बोला? यहाँ तक उसने पंखुड़ी से भी झूठ कहा। आखिर ऐसा भी क्या राज है जिसे वो इस तरह से हमसे छुपा रही है? और शायद यही वजह हो उसके बदलते हुए व्यवहार का। वेदांश की आंखें अब और भी ठंडी हो चुकी थी। उसके मन में सवालों का तूफान उमड़ रहा था। वहीं दूसरी ओर जैस्मिन की आंखों में दर्द और गुस्सा एक साथ उमड़ा। वह टूटे हुए स्वर में बोली, बोलिए दी, आप और आलिया दी हमें बचाने क्यों नहीं आए? आप दोनों हमें बचा सकते थे। हमारी जिंदगी बर्बाद होने की सबसे बड़ी वजह आप दोनों ही है। प्लीज हमें जवाब दीजिए। मन्नत चुप रही। उसकी आंखें भर आई थी। चेहरे पर दर्द की परतें साफ दिख रही थी। गले में शब्द जैसे अटक गए थे। उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और बंद आंखों से आंसू बहकर उसके गालों पर लुढ़क पड़े। जैस्मिन ने बेचैनी से फिर सवाल किया, क्या हुआ? बोलिए, आप चुप क्यों हो गई? मन्नत ने धीरे से अपनी नम आंखें खोली और जैस्मिन की ओर देखा। उसकी आवाज अब भारी और गंभीर थी। हम तुम्हें वहां बचाने के लिए वापस आए थे जैस्मिन, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। तुम सबको वहां से पहले ही निकाल लिया गया था। फिर भी आलिया ने हार नहीं मानी। वो हमेशा कहती थी कि वो एक सच्ची एजेंट है। जब तक तुम सबको सुरक्षित बाहर नहीं निकाल लेगी, वो हार नहीं मान सकती। लेकिन मन्नत का स्वर टूट गया। वह एक पल को चुप हुई, फिर दर्द से कांपते हुए बोली, लेकिन बदकिस्मती से हम दोनों फिर से पकड़े गए और उस वक्त हम उनसे बचकर भागने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जिस कार से हम भाग रहे थे उसका एक भयानक एक्सीडेंट हो गया। वो हादसा इतना खतरनाक था कि जब मेरी आंखें खुली तो मेरी पूरी दुनिया पलट चुकी थी। आलिया हमारे बीच में नहीं थी, वह इस दुनिया को छोड़ चुकी थी। यह सुनते ही जैस्मिन के पैर लड़खड़ा गए। उसका दिल धड़कनों से भर गया और वो पूरी तरह शॉक में थी। नहीं, आप झूठ बोल रही हैं। आलिया दी हमारे बीच में नहीं रही। जैस्मिन ने हकीकत पूछते हुए कहा। मन्नत ने गंभीर होकर सिर हिलाया। हाँ, आलिया उस एक्सीडेंट में बच नहीं सकी और मेरी आंखें भी पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। कार के शीशे मेरी आंखों में धंस चुके थे, इसलिए आलिया ने मरने से पहले अपनी आंखें मुझे डोनेट कर दी थी, इस उम्मीद से कि मैं इन आंखों से उसके किंग को ढूंढ सकूंगी और उसकी इच्छा पूरी कर सकूंगी। जो काम उसका अधूरा रह गया वह काम मैं पूरा करूंगी। जैस्मिन को बहुत बुरा लगा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो तिरछी मुस्कान लिए बोली, यह तो होना ही था। आलिया दी पागल थी जो उनके खिलाफ जाकर किंग की परवाह कर रही थी, उनके खिलाफ किंग का साथ देना चाह रही थी। लेकिन मैं पागल नहीं हूँ, मैं वही करूंगी जो मुझसे कहा गया है। मन्नत ने गंभीर होकर उसकी तरफ देखा। जैस्मिन, मुझे बताओ तुम यहाँ क्यों आई हो? कियारा की असिस्टेंट बनकर तुम्हारा मकसद क्या है? जैस्मिन ने शांत स्वर में जवाब दिया, मेरा काम है वेदांश राठौर की पूरी जानकारी उन्हें देना। इसके पीछे उनका मकसद मुझे नहीं मालूम। कियारा वेदांश राठौर की मंगेतर है और मैंने सोचा कि यह उनकी कमजोरी हो सकती है। यही वजह है कि मैं यह जानकारी उन्हें दे आई थी और वो अटैकर्स उनके ही आदमी थे। वो कियारा को टारगेट कर वेदांश राठौर को तोड़ना चाहते थे। इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं मालूम। मन्नत की आंखें चौंक उठी। क्या मिस्टर राठौर? लेकिन वह क्यों? और जैस्मिन,
उनका इन सब से क्या मतलब है? जैस्मिन ने कंधे उचकाकर बोली। शायद किंग तक पहुंचने के लिए। मन्नत का माथा झुर्रियों से भर गया। किंग? लेकिन सवाल अब भी वही है जैस्मिन, कि मिस्टर राठौर से क्या कनेक्शन है? जैस्मिन ने झुंझुलाहट में कहा, मैं नहीं जानती। मैं सिर्फ इस खेल की मोहरा हूँ, मालिक नहीं। जो आप मुझसे इतना सवाल कर रही हैं, मेरा काम है वेदांश राठौर की पूरी जानकारी इकट्ठा करना, प्रोफेशनल से लेकर पर्सनल तक, हर पहलू। जहाँ तक मैंने समझा, मिस्टर राठौर एशिया के सबसे पावरफुल बिजनेसमैन हैं। उनके कई ऐसे बिजनेस है जो इंडियन गवर्नमेंट से जुड़े हैं और जिनके बारे में दुनिया भी अनजान है। इसलिए संभव है कि कहीं न कहीं उनका कनेक्शन किंग से हो। यही कारण है कि वे वेदांश राठौर को टारगेट कर रहे हैं किंग तक पहुंचने के लिए। यह सुनते ही मन्नत की सांसें तेज हो गई। उसके मन में सवालों का तूफान उठने लगा। तो क्या आलिया मुझे मिस्टर राठौर के बारे में इशारा कर रही थी? मैं कैसे भूल सकती हूँ कि वो एशिया में कितने पावरफुल हैं। आलिया मुझे बार बार यही समझा रही थी कि मैं अपने दिल की सुनूं, अपने प्यार को ना भूलूं। यानी कि वो वी की तरफ इशारा कर रही थी। मन्नत के चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। लेकिन नहीं, मैं वी का इस्तेमाल नहीं कर सकती हूँ। भले वो प्रोफेशनल और पावरफुल है, लेकिन वो एक सिंपल बिजनेसमैन है। उनका कनेक्शन किंग से नहीं हो सकता। मन्नत ने गंभीर होकर कहा, देखो जैस्मिन, मैं मिस्टर राठौर को बचपन से जानती हूँ। उनका इन सब से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, वो अपने और अपने फैमिली के लिए बहुत पॉजिटिव है। यदि उन्हें तुम्हारी सच्चाई मालूम चल गई तो मैं नहीं जानती कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। इसलिए प्लीज़ यहाँ से चली जाओ, बहुत दूर। जैस्मिन बिना भाव के बोली, अब बहुत देर हो चुकी है। मुझे अपना मिशन पूरा करना है। पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता, वरना मेरी भी वही हालत होगी जो मेरी दोस्त की हुई थी। और मैं कहीं भी चली जाऊँ, उनसे छिप नहीं सकती हूँ। वो मुझे ढूंढ ही लेंगे, क्योंकि वो हर वक्त मुझे ट्रैक कर रहे हैं। यह सुनते ही मन्नत चौंक गई, लेकिन खुद को संभालते हुए बोली, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं हूं ना, मैं तुम्हें उन सब से बचा लूंगी। लेकिन अभी के लिए तुम यहाँ से चली जाओ। अगर मिस्टर राठौर या शेखावत को पता चला कि तुम उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करी हो या किसी और के बारे में दे रही हो, तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो सकता है। प्लीज़ दूर चली जाओ, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं देना चाहती। जैस्मिन बेपरवाह होकर बोली, क्या दी? अभी तो आपने कहा कि मिस्टर राठौर का किंग से कोई कनेक्शन नहीं है, तो फिर इतना डर क्यों? मैं आपके रास्ते में नहीं आ रही हूँ, तो अभी मेरे रास्ते में मत आइए। मन्नत का चेहरा सख्त हो गया। क्या मतलब है कि तुम मेरे रास्ते में नहीं आ रही हो? जैस्मिन का चेहरा तिरछी मुस्कान से भरा था, आंखों में आक्रामक चमक थी। मैं एक मिशन पर हूँ, जो करना है मैं वही करूँगी। मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकती। मुझे अपना काम किसी भी हाल में पूरा करना है, चाहे फिर हमारे रास्ते में कोई भी क्यों ना आए, चाहे वो वेदांश राठौर हो या चाहे आप। मैं अपने कदम पीछे नहीं ले सकती, बल्कि आपको तो मेरी शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैंने उन लोगों को आपके जिंदा होने की खबर नहीं दी है, और खासकर राव को। वरना आप खुद सोच लो, यदि राव को मालूम चल गया कि आप जिंदा हैं तो। तिरछी मुस्कान के साथ जैस्मिन चुप हो गई। राव का नाम सुनते ही मन्नत के हाथ पैर कांपने लगे। पसीना उसके चेहरे पर चमकने लगा, होठ कांप रहे थे। जैस्मिन फिर आराम से बोली, ऐसे भी मन्नत, आपकी मौत की खबर सुनकर वो बहुत दुखी हुआ था। बेचारा, उसकी बेताबी और जरूरत बन गई थी आप। कुछ तो ऐसी बात है आप में। हम सब लड़कियों के बीच में वो सिर्फ आपको चुना। मन्नत ने अचानक जैस्मिन के गाल पर जोर से थप्पड़ मारते हुए कहा, इतनी हार्टलेस कैसे हो गई तुम? इतनी बदल गई हो। तुम वह हो ही नहीं जिसे मैं पहली बार मिली थी। जैस्मिन की आंखें भर आई थी। उसने अपनी बात चबाते हुए कहा, हमें हार्टलेस बनाया गया। हमारे दिल और दिमाग पर सिर्फ और सिर्फ उनका कंट्रोल है। हम वही करते हैं जितना हमसे कहा जाता है। और यह बात आपसे बेहतर कौन जान सकता है कि हमारे साथ क्या क्या हुआ है हमें हार्टलेस बनाने के लिए। यदि हम उनके अगेंस्ट गए तो हमारा अंजाम कितना बुरा होगा, यह शायद हम सोच भी नहीं सकते हैं। अरे, आपकी किस्मत अच्छी थी कि आप सही समय पर बच गई। आपको आलिया दी ने बचा लिया। लेकिन हम सब की किस्मत आपकी जैसी नहीं है। इसलिए मैं आपको बार बार वार्न कर रही हूँ, यदि आप मेरे रास्ते में आई तो इस बार आपको बचाने कोई नहीं आएगा, और आप हमेशा के लिए वहाँ कैद हो जाएंगी जहाँ से भागी थी।
जैस्मिन की आंखों में एक अजीब सा गुस्सा और नफरत थी जिसे मन्नत महसूस कर पा रही थी। मन्नत ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारी नफरत और गुस्सा मैं समझती हूँ। वे लोग तुम्हारे दिमाग और दिल को नफरत और गुस्से से भर चुके हैं। यही तो उनका मकसद है, तुम जैसी मासूम और अनाथ लड़कियों को अपना शिकार बनाना, ताकि उनका प्लान आराम से पूरा हो सके। लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हारे दिल में आज भी इंसानियत जिंदा है, तभी तो तुम मेरे बारे में सोच रही हो, वरना अब तक तुम मुझे उनके हवाले कर चुकी होती। मेरा जिंदा होने की खबर उन तक पहुंचा चुकी होती। मैं सच कह रही हूँ, मुझ पर यकीन करो जैस्मिन, मैं तुम्हें और बाकी लड़कियों को बचा लूंगी। बस मुझे किंग को ढूंढने तक का समय दो। मैं जैसे ही किंग को ढूंढूंगी और आलिया का दिया हुआ मैसेज उन्हें पहुंचा दूंगी, वो सबको बचा लेंगे। एक किंग ही है जो उन लड़कियों को बचा सकते हैं और उन दरिंदों को सबक सिखा सकते हैं। लेकिन प्लीज़, लेकिन तब तक अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए अभी यहाँ से चली जाओ। जैस्मिन, जान लो कि उनका मकसद बेहद खतरनाक है। वो किसी को नहीं छोड़ने वाले हैं। जैस्मिन के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। उसने ठंडी पर तीखी आवाज में कहा, चलो मान लिया कि हम अनाथ थे, इसलिए उनके खेल के मोहरे बन गए। लेकिन सच में दी, मुझे तो लगता था कि हम बदनसीब हैं, क्योंकि हमारे पास हमारे माँ बाप नहीं है, परिवार नहीं है। लेकिन आप तो हमसे भी बड़ी बदनसीब निकली। आपके पास पूरा परिवार है, आपका भाई, आपकी फैमिली पावरफुल है, वो भी वेदांश राठौर की तरह एशिया का पावरफुल बिजनेसमैन है। तो फिर वे लोग आपको टारगेट इतनी इजीली कैसे कर गए? आपका परिवार आपको ढूंढने क्यों नहीं आया? आपको राव से क्यों नहीं बचाया? मन्नत की आंखें भर आई थी, उसकी मुठ्ठियां कसी हुई थी और नजरें झुका बैठी। अरे रहने दो दी, यह इमोशनल बातें मत करो। मुझे सच में बहुत बुरा लगेगा अगर मैं उन्हें तुम्हारे जिंदा होने की खबर दे दूं। इसलिए प्लीज आगे से मेरे रास्ते में मत आना, वरना इस पर मैं आपके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचूंगी। जैस्मिन का चेहरा अब लाल हो गया था, आंखों में आग चमक रही थी। तभी मन्नत भी आवाज में गंभीरता लाते हुए कहा, ठीक है, यदि तुम यही चाहती हो तो यही सही। मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगी, लेकिन तुम भी मेरे रास्ते मत आना। और याद रखो, मिस्टर राठौर को छूने से पहले तुम्हें मुझसे होकर गुजरना होगा। तुम्हें उनकी कोई भी इंफॉर्मेशन मिलने से रहा, अफसोस कि तुम्हें खाली हाथ ही यहाँ से लौटना पड़ेगा। और हाँ, मुझे बार बार रॉ की धमकी देने की जरूरत नहीं है। जितना बुरा उसे करना था मेरे साथ वह कर चुका है, लेकिन जिस दिन उसका सामना मेरे से होगा, यकीन मानो उसकी मौत मेरे ही हाथों लिखी जाएगी और उसे मैं अपने हाथों से मारूंगी। इस वक्त मन्नत की आंखें ज्वाला की तरह धधक रही थी। दोनों ने एक दूसरे को तीखी नजरों से देखा और फिर जैस्मिन वहां से चली गई। उसके जाते ही मन्नत टूटकर सोफे पर बैठ गई। उसके चेहरे पर दर्द, घबराहट और बेचैनी का पूरा मिश्रण साफ झलक रहा था। बार बार जैस्मिन की कही बातें उसके कानों में गूंज रही थी। अचानक उसके दिमाग में आलिया के शब्द भी गूंजने लगे। वो धीरे से खुद से बोली, यानी किंग तक पहुंचने का रास्ता मिस्टर राठौर से होकर जाएगा। मतलब मुझे मिस्टर राठौर का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन फिर मुझे उन्हें अपना सच भी बताना होगा। अगर वो मुझसे सवाल करेंगे तो मैं उन्हें कैसे समझाऊंगी कि मेरे साथ क्या हुआ है? नहीं, मैं उन्हें यह नहीं बता सकती। उनकी आंखों में मैंने अपने लिए प्यार की झलक देखी है। कहीं वो प्यार मेरे सच से खत्म ना हो जाए। यह सोचकर उसका दिल और दिमाग दोनों अंदर से हिल गए थे। उसका पूरा शरीर बेचैन हो गया, चेहरा फीका पड़ गया और हाथ पैर जैसे कांपने लगे। नहीं, मैं क्या करूं? मन्नत बार बार खुद से यही सवाल कर रही थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं कैसे बताऊं? किसी को नहीं बता सकती, किसी को भी नहीं। क्या हुआ है मेरे साथ नहीं बता सकती। वो दोनों हाथ चेहरे पर रखकर बार बार यही शब्द दोहरा रही थी। डर और बेचैनी ने उसे पूरी तरह घेर लिया था। उसका दिमाग और दिल दोनों उसके शरीर पर हावी थे। हर सोच और हर याद उसे अंदर तक हिला रही थी। वह सोफे पर ही दुबक कर बैठ गई और रोने लगी। इधर कबीर पंखुड़ी को हॉस्पिटल से घर लेकर आ गया और बिना कुछ कहे सीधे अपने कमरे में ले गया। उसने उसे धीरे से बेड पर बैठाया। पंखुड़ी ने हैरानी से उसकी ओर देखा। कबीर, आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? मुझे मेरे कमरे में छोड़ दीजिए। कबीर की नजरें गहरी और सख्त थी। तुम सही कमरे में हो, अब से तुम यहीं रहोगी। खबरदार जो यहाँ से जाने की कोशिश की तो।
पंखुरी ने हिम्मत करके बोलना चाहा, लेकिन कबीर अगले ही पल अपने उंगली को उसके होठों पर रख दिया। उसकी आवाज़ धीमी लेकिन बेहद मदहोश कर देने वाली थी। एक बार में बात समझ में नहीं आती, कहा ना, चुप तो चुप। दोनों बेहद करीब थे। दोनों के बीच की दूरी पल दर पल मिटती जा रही थी। कबीर की आंखों में पंखुरी ने अपने लिए एक अजीब सी चाहत देखी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। कबीर ने धीरे धीरे अपनी उंगली उसके होठों से हटाई और उसी नरमी से उसके होठों को हल्के हल्के रगड़ने लगा। उसने पंखुरी को अपनी ओर खींच लिया और बोला, मिसेस कबीर शेखावत। यह सुनते ही पंखुरी का दिल और भी तेजी से धड़क उठा। उसकी सांसें बेकाबू हो चुकी थी। उसने कांपती आवाज में फुसफुसाया, क्या कहा आपने? कबीर ने उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए कहा, मिसेस कबीर शेखावत, क्या तुम्हें मेरी आंखों में कुछ नजर नहीं आता? उसने पंखुरी का नाजुक हाथ पकड़कर अपने सीने पर रखा। यह धड़कनों की आवाज तुम्हें महसूस नहीं हो रही है? बोलो पंखुरी। उसकी आवाज में गहराई थी और आंखों में ऐसा जुनून जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। पंखुरी का चेहरा श्रम से लाल हो गया। उसने अपना निचला होठ हल्के से दबाया और पलकों को झुका लिया। कबीर उसकी झिझक देखकर और भी बेकाबू हो उठा। वह उसे और पास खींच लिया। मुझे देखो पंखुरी, बस मुझे देखो। देखो मेरी नजरें तुमसे क्या कहना चाह रही है। पंखुरी ने कांपते हुए नजरें उठाई और उस पल उनकी आंखें जैसे एक दूसरे से बंध गई। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए प्यास और चाहत साफ झलक रही थी। कबीर का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मानो उसकी गूंज पूरे कमरे में फैल गई हो। लेकिन अगले ही पल उसने झुककर अपने गर्म होठ पंखुरी के ठंडे होठ पर रख दिए। धीरे धीरे नरमी और गहराई से वह उसे किस करने लगा। पंखुरी की सांसें थम सी गई थी, लेकिन अगले ही पल उसने भी पूरी चाहत से उसका साथ दिया। दोनों एक दूसरे को मदहोश होकर ऐसे किस कर रहे थे जैसे कई जन्मों की प्यास आज बुझ रही हो। कबीर का हाथ उसकी पीठ पर हल्के हल्के फिर रहा था। वही पंखुरी की उंगलियां उसके बालों में उलझ गई थी। पल दर पल उनकी प्यास बढ़ती गई। उनके होठ एक दूसरे में ऐसे खोए जैसे दुनिया का कोई अस्तित्व ही ना हो। करीब 10 मिनट तक दोनों अपनी चाहत में डूबे रहे। जब पंखुरी को सांस लेने में तकलीफ होने लगी, तब जाकर कबीर ने उसके होठों को छोड़ा। दोनों की सांसें तेज थी। दिल अनियंत्रित होकर धड़क रहा था। कमरे की हवा भी जैसे उनकी मोहब्बत की गर्मी से भारी हो गई थी। लेकिन कबीर की नजरें अब भी पंखुरी के गुलाबी होठों पर ही अटकी थी। उसकी मदहोश आंखों में ऐसी बेचैनी थी मानो उसकी प्यास अभी भी अधूरी हो। उसके अंदर चाहत की आग भड़क चुकी थी। उसका शरीर तपने लगा था। कबीर ने अपने होठों को भींच लिया। वह उसे अभी वहीं अपनी बाहों में समेट लेना चाहता था और जी भरकर प्यार करना चाह रहा था। लेकिन वह जानता था पंखुरी अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी, इसलिए उसने खुद को रोकने की कोशिश की। दूसरी तरफ पंखुरी का हाल भी अलग नहीं था। उसके तन मन में वही चाहत की लपटें दौड़ रही थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सांसें अनियंत्रित हो रही थी, लेकिन उसने भी अपने अंदर की बेचैनी को दबाने की कोशिश की। वह नजरें चुराकर जल्दी से दूसरी तरफ देखने लगी। उसकी पलकों पर झिझक साफ झलक रही थी। कबीर ने उसकी यह मासूम कोशिश देखी और एक पल को गहरी सांस लेकर खुद को संभाला। लेकिन उसके लिए अब वहां रुकना मुश्किल था। वह तेजी से उठा और वॉशरूम की ओर चला गया। शावर ऑन करते ही ठंडे पानी की धार उसके ऊपर गिरने लगी। कबीर आंखें बंद करके पानी के नीचे खड़ा हो गया। उसका गर्म होता हुआ तन ठंडे पानी से शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके दिल की धड़कन चाहत की आग इतनी आसानी से ठंडी होने वाली नहीं थी। इधर दूसरी ओर फार्म हाउस में मन्नत अभी सिसक सिसक कर रो रही थी। तभी उसके कानों में अचानक वेदांश की आवाज गूंज उठी, जान। जैसे ही वेदांश ने उसकी यह हालत देखी, वह घबराकर उसकी ओर भागा और अपनी सारी ताकत से उसे अपने सीने से लगा लिया। मन्नत भी पहली बार उसे कसकर पकड़ रखी थी। उसने मन्नत को वैसे ही पकड़े रखा जैसे उसका डर और बेचैनी कम करना चाहता हो। मन्नत अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है। उसकी सिसकियां अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बंद आंखों के सामने आलिया का चेहरा उभर आया था। अचानक से मन्नत का सारा डर और दर्द गायब हो गया। उसने खुद को संभाला, अपने आंसू पोंछे और धीरे धीरे वेदांश के सीने से अलग हुई। उसे लगा कि उसकी इस हालत पर वेदांश उससे सवाल करेगा, इसलिए उसने अपनी नजरें नीची कर ली। लेकिन वेदांश ने उसकी भावनाओं को भांप लिया और धीरे से पूछा, तबीयत कैसी है आपकी? यह सुनते ही मन्नत चौंक गई। उसे इस सवाल की उम्मीद नहीं थी।
फिर वो हकलाते हुए बोली, ठीक हूँ मैं। फिर वो उठकर वहां से जाने लगी, लेकिन वेदांश ने उसकी कलाई पकड़कर उसे रोक लिया। मन्नत एक बार फिर घबरा गई। उसकी सवाल भरी निगाहें सीधे वेदांश से मिली और घबराहट में उसने एक हाथ से अपने कपड़े पकड़ लिए। वेदांश ने उसे धीरे से बैठाया और उसके चेहरे को अपने हथेलियों में भरते हुए बहुत प्यार से कहा, जान, कोई भी सच मेरा इरादा नहीं बदल सकता है, चाहे वो सच कितनी भी कड़वी क्यों ना हो। मन्नत उसकी बातों को समझने की कोशिश करती हुई और भी गहरी नजरों से उसे देखने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसके कहने का अर्थ समझना चाह रही हो। वेदांश ने अपनी आवाज में गर्मजोशी भरते हुए कहा, मैं जानता हूँ मुझ पर यकीन करना आसान नहीं है, लेकिन चाहे हालात कैसा भी हो, मैं पूरी दुनिया से आपके लिए लड़ जाऊंगा। मेरी आखिरी सांस तक मैं आपके साथ रहूंगा। दोनों की नजरें एक दूसरे से टकराती रही। दिल तेजी से धड़क रहा था। मन्नत बहुत कुछ कहना चाह रही थी, शायद अपने अतीत के बारे में, लेकिन उसकी आवाज गले से नहीं निकल रही थी। उसकी कसमकस देख वेदांश ने धीरे से उसके होठों पर अपनी एक उंगली रख दी। मन्नत हैरान नजरों से उसे देखने लगी। वेदांश ने प्यार भरे स्वर में कहा, आपकी तबीयत अभी ठीक नहीं है, आपको अभी रेस्ट करना चाहिए। आज शाम हम डिनर पर चलेंगे, आप तैयार रहना। अभी मैं घर जा रहा हूँ, 2 दिनों से घर नहीं गया हूँ। मॉम बहुत परेशान होंगी। शाम को मिलते हैं, लेकिन उससे पहले बस आपको आराम करना है, समझी। मन्नत की नजरें झुक गई और दिल भारी हो गया। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी, लेकिन वेदांश उसकी हर भावनाओं को पढ़ रहा था। उसने मन्नत के माथे पर प्यार से एक बार फिर हाथ फेरा, उसके माथे को चूमा और वहां से चल दिया। मन्नत उसे जाते हुए देखती रही। उसकी खाली आंखें फिर से भर आई। वही वेदांश कार में बैठा और सीधे राठौर मेंशन के लिए निकल गया। हॉल में ओम जी, सावित्री जी और नूतन जी बैठी हुई थी। उसे देखकर वह खुश भी हुई, लेकिन सवाल भी करने लगी, कहाँ थे आप वेद? आपको हमारी फिक्र नहीं है? नूतन जी की आंखों में चिंता के साथ साथ नमी भी उतर आई थी। आप ऐसे गायब क्यों रहते हैं, जैसे हमसे या इस घर से कोई मतलब ही नहीं है? उन्होंने सवाल दागा, लेकिन वेदांश ने कोई जवाब नहीं दिया। वो खामोश रह गया। कोई नहीं जान पा रहा था कि इस वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा है। उसका चेहरा भी आज कुछ अलग अलग सा लग रहा था। बिना किसी जवाब के वो अपने कमरे में चला गया। यह देख नूतन जी ने सावित्री जी से कहा, देखा माँ, क्या हो गया इन्हें? ये इतने बदले बदले क्यों लग रहे हैं? आज पहली बार बिना जवाब दिए ही यहाँ से चले गए। सावित्री जी ने शांत करते हुए कहा, शांत हो जा नूतन, तुम भी उसके आते ही सवाल करने लगी। इन दिनों जो कुछ भी हुआ उससे वो परेशान होगा। ओम जी ने भी उन्हें समझाते हुए कहा, सही कह रही हैं आपकी माँ, वो परेशानियों के प्रेशर में है। थोड़ा समय दीजिए। जाइए आप उनकी मनपसंद खाना रेडी कीजिए। थोड़ी देर में वो नीचे आएंगे तो हम आराम से उनसे बात करेंगे। इसी बीच वेदांश जिम एरिया में बॉक्सिंग ग्लव पहनकर बैक पर पंच मारा था। उसकी आंखें और दिमाग पूरी तरह मन्नत के डर और उसकी खाली सवाल करती नजरों में उलझे हुए थे। हर पंच के साथ उसके हाथों से खून निकल रहा था, लेकिन वह रुका नहीं। जब मन्नत जैस्मिन के जाने के बाद खुद से सवाल कर रही थी, डर उसे अंदर से जकड़ रहा था। वेदांश वहां मौजूद था। उसने उसकी हालत देखा था। उसका दिल तड़प उठा था। इस वक्त वो पसीने से लथपथ था। सारा दर्द और गुस्सा जैसे ही निकला वो फर्श पर बैठ गया और तेजी से पानी पीने लगा। उसकी आंखें गुस्से की वजह से लाल हो चुकी थी। उसने फोन उठाया और आवाज में कटुता भरकर कहा, शिव, मलिक का असिस्टेंट राव मुझे चाहिए। वो धरती पर कहीं भी छुपा हो, चाहे पताल में, ढूंढो उसे। मुझे किसी भी हालत में वो चाहिए। और हाँ, कियारा की असिस्टेंट जैस की डिटेल्स निकालो। मुझे उस पर शक है। यदि जरूरत पड़े तो उसे हिरासत में भी लो। इस बार मुझे सबकी पूरी जानकारी चाहिए, कोई भी अधूरी जानकारी नहीं, समझे? वेदांश की आवाज में सख्ती और सर्दपन उतर आई थी। फोन रखकर उसने खुद से बुदबुदाया, जान, वेदांश राठौर की मोहब्बत इतनी कच्ची नहीं कि जो आपके बीते सच से टूट जाए, बल्कि मेरी मोहब्बत तो मेरी जुनून है, पागलपन है आप मेरी। आपकी जिस्म की नहीं रूह की तलब है मुझे, इसलिए कोई भी सच मेरी मोहब्बत को कम नहीं कर सकता। यह कहते हुए वेदांश की आंखों में एक पागलपन और जुनून उतर आया था मन्नत के लिए। वहीं दूसरी ओर कियारा, सहानी और अमृता कियारा के कमरे में थी। कियारा और सहानी दोनों गुस्से से जल रही थी, लेकिन यह देखकर भीतर ही भीतर अमृता को थोड़ा मजा आ रहा था। बड़े बनावटी अंदाज में उसने कहा, अफसोस होता है तुम दोनों को देखकर, सच में। इसे कहते हैं हाथ आया मुंह नहीं लगा।
दोनों के बॉयफ्रेंड अपने अपने लवर्स के पास है और तुम दोनों बस देखती रह गई। फिर थोड़ा और बढ़ा चढ़ाकर बोली, सहानी तुम्हारा तो क्या ही कहना, कबीर तो अपनी वाइफ पंखुड़ी का पूरा ख्याल रख रहा है, और कियारा तुम्हारा वेद। जैसे बिन मौसम का बादल अचानक बरस पड़ा हो। मन्नत को उसने ऐसे अपनी बाहों में उठा रखा था जैसे कोई वो कांच की गुड़िया हो। मैं हॉस्पिटल गई थी, सोचा उसकी हालचाल पूछ लूं, पर जो देखा यार क्या सीन था, बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में। आज तक मैंने वेद को तुम्हें वैसे गोद में नहीं उठाते देखा जैसे उसने मन्नत को उठाया था, जबकि तुम उसकी मंगेतर हो। तुम दोनों की शादी होने वाली है। लेकिन अब तो मुझे शक ही है। वो थोड़ा होठ दबाकर बोली, फिर तेज आवाज में बोली, और हाँ, जब वेदांश मन्नत को अपनी बाहों में उठाकर हॉस्पिटल से निकल रहा था, मन्नत के चेहरे पर जो खुशी और चमक थी वो एक जीत की थी। आखिरकार तुम मुझसे हार गई और वो तुमसे जीत गई। अब तो मुझे लग रहा है कि स्विट्जरलैंड की ट्रिप भी कैंसिल, पक्के तौर पर मन्नत ही इसकी वजह होगी। कियारा का दिल बुरी तरह से जल उठा। वह तिलमिलाकर चिल्लाई, शट अप अमृता। अमृता की बात अचानक रुक गई। कियारा और भी गुस्से में बोली, बकवास बंद करो वरना तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। तुम यहाँ सिर्फ यही सुनाने आई हो कि वेद ने मन्नत को कैसे गोद में उठाया था, तो चली जाओ अगर यही बकवास करनी है तो। अमृता ने बेझिझक पलटकर कहा, गुस्सा करना है तो मन्नत पर करो, अपने मंगेतर पर करो, जो तुम्हें छोड़कर मन्नत के पीछे लग गया है। मुझ पर चिल्लाने से क्या मिलेगा? मैंने वही कहा जो मैंने देखा। कियारा ने सख्ती से उसकी तरफ देखा, पर उसकी आंखें नम थी। वहां चुप्पी छा गई। तीनों के बीच नफरत, खिंता और एक अधूरी पीड़ा मिलकर हवा में झूल रही थी। कियारा ने गुस्से में कहा, नहीं, मैं हार नहीं सकती हूँ। और एक बात समझ लो, वेद सिर्फ मेरे हैं और मेरे ही रहेंगे। मैं फिर से सभी के दिलों में मन्नत के लिए वही नफरत घोल दूंगी जो धीरे धीरे मिट रही है। मुझसे मेरा वेद कोई नहीं छीन सकता, समझी तुम अमृता? अमृता ने सातिरपन से कहा, यही तो मैं चाहती हूँ कि तुम वही करो जो हमेशा से करती आई हो। मैंने कहा था ना, अगर हम उस पार्टी वाली रात उसे बदनाम कर दिए होते तो तुम्हें आज यह दिन देखना ही नहीं पड़ता। सहानी ने हताश और चिढ़ कर कहा, वेद भाई का तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आखिर उन्हें मन्नत में क्या दिख गया जो उसके पीछे पागल ही हो गए हैं? और कबीर, वह तो पंखुड़ी को डाइवोर्स देने वाले थे, फिर अचानक मुझसे कहते हैं कि वह उससे प्यार करने लगे हैं। क्या जादू चलाया है इन दोनों ने जो ये दोनों ऐसे बदल गए अचानक से? जब से मन्नत लौटी है हमारी किस्मत ही खराब हो गई है। अरे अटैकर्स आए भी तो मारना था तो इन दोनों को मार देते और ये हमेशा के लिए हमारे रास्ते से हट जाती। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। हमारी जिंदगी पूरी तरह झंडपट्टी हो गई है। नहीं सहानी, हम ऐसे हताश नहीं हो सकते, हम हार नहीं मान सकते। कियारा की आवाज में ठंडक थी, पर आंखों में सुलगता हुआ जुनून। परसों से शूटिंग शुरू है। वो एक पल रुकी, होठों पर हल्की मुस्कान आई। भले स्विट्जरलैंड ना सही, लेकिन मुंबई में तो आए दिन कुछ न कुछ हादसे होते ही रहते हैं, और हादसे प्लान भी किए जा सकते हैं। उसके शब्दों पर कमरे का माहौल और भी सर्द हो गया। सहानी और अमृता ने एक दूसरे की तरफ देखा। कियारा ने आगे झुकते हुए कहा, मन्नू और पंखुड़ी दोनों ही हमारी राह की सबसे बड़ी रुकावट है। और सोचो, 2 दिन बाद वेद और कबीर भाई अपने किसी इम्पोर्टेंट काम के सिलसिले में इंडिया से बाहर जा रहे हैं। उसकी आंखें खतरनाक चमक से उभर उठी। मतलब कोई नहीं होगा उनके पास उनकी हिफाजत करने वाला, और ऐसे में कुछ भी हो सकता है। यह सुनते ही तीनों की आंखों में एक जैसी चमक दौड़ गई। तभी अमृता अपने मन में खुश होते हुए बोली, अब फंसी तुम दोनों। मैं भी देखना चाहती हूँ कि जब तुम दोनों की हकीकत वेदांश राठौर को मालूम चलेगा तो वो क्या करेगा तुम दोनों के साथ। उसे बहुत ही सजा देने में मजा आता है गलतियों पर। अब मैं भी देखना चाहती हूँ कि वो अपनी बहन और मंगेतर को क्या सजा देगा। वहीं वेदांश फार्म हाउस वापस आया तो दिल में एक अजीब सी उम्मीद थी कि मन्नत रेडी होकर उसका इंतजार कर रही होगी। लेकिन जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा खोला, उसने देखा मन्नत तो गहरी नींद में सो चुकी थी। वेदांश के चेहरे पर हल्की हैरानी उभरी। वो दबे कदमों से उसके पास जाकर बैठ गया। मन्नत के चेहरे पर हल्की मायूसी और थकान थी, जैसे उसकी नींद भी अधूरी हो। वह कुछ पल उसे देखता रहा, फिर मन ही मन बुदबुदाया, ऐसा क्या है जान जो आप मुझसे और सभी से छुपा रही हैं? लेकिन चाहे जो भी हो,
मैं सच मालूम कर लूँगा और आपको यकीन दिलाता हूँ कोई भी सच हमारे रिश्ते को नहीं बदल सकता। फिर उसने मन्नत के मासूम चेहरे को हल्के से देखा और मुस्कुरा दिया। फिर धीमे स्वर में बोला, 2 दिन बाद मुझे निकलना है। सोचा था आज आपके साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करूँगा, लेकिन कोई बात नहीं, आपकी नींद मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसने प्यार से कंबल ठीक किया, उसे उठाया और धीरे से कमरे से बाहर निकल आया। हॉल में बैठकर उसने सिगरेट निकाली और होठों से लगाने ही वाला था कि अचानक एक नरम सी हथेली ने वो सिगरेट छीन ली। वेदांश चौंक कर ऊपर देखता है। जान, आप यहाँ? आप तो सो रही थी। मन्नत बोली, सो रही थी, लेकिन अचानक भूख लग गई है तो सोचा डिनर पर नहीं चलना है क्या? मुझे बहुत तेज भूख लगी है। वेदांश उसकी बात सुनकर हंस पड़ा। उसने उसे अपने पास बैठा लिया और बोला, जान, आप तो कमाल करती हैं। मुझे लगा कि आपको रेस्ट की ज़रूरत है, इसलिए आप सो रही हैं। मन्नत हल्के झुंझुलाहट भरे अंदाज में बोली, वह मेरे पास कपड़े नहीं हैं। जब से हॉस्पिटल से आई हूँ एक ही ड्रेस में हूँ, इसलिए मैं रेडी हो नहीं पाई और ना जाने कब मेरी आँख लग गई। वेदांश को जैसे अचानक एहसास हुआ, उसके चेहरे पर हल्की शर्मिंदगी झलक गई। वह मन ही मन सोचने लगा, सच में मैं तो सीधे इन्हें हॉस्पिटल से यहाँ ले आया और इस बात का ख्याल भी नहीं रखा। वो धीरे से मन्नत का हाथ थामकर बोला, आई एम सॉरी जान, सच में मुझे इसका ध्यान नहीं रहा, लेकिन अब एक पल भी आपको इस तरह महसूस नहीं होने दूंगा। उसकी आंखों में सच्चाई और प्यार देखकर मन्नत थोड़ा पिघल गई। वेदांश मुस्कुराते बोला, चलिए पहले आपके लिए कुछ अच्छे कपड़े लेते हैं, फिर डिनर पर चलते हैं। डिनर भी तभी मज़ा देगा जब आप मेरी क्वीन की तरह रेडी होकर मेरा साथ देंगी। यह कहते हुए वेदांश के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल थी, लेकिन मन्नत का चेहरा गंभीर था। वो अपने मन में सोचती है, डिनर के बहाने शायद मैं आपको अपना पास्ट बता पाऊँ। अब फैसला आपके हाथ में होगी कि आप मेरा साथ चाहते हैं या कियारा के साथ। चाहे फैसला जो भी हो, लेकिन इस बार मैं खुद को टूटने नहीं दूंगी, बल्कि मुझे आलिया का अधूरा काम पूरा करना है और जायज़ को आप तक पहुंचने से रोकना भी है। क्या होगा कहानी में आगे? क्या मन्नत वेदांश को अपना पास्ट बता पाएगी? क्या होगा वेदांश का फैसला? क्या वो मन्नत का पास्ट जानने के बाद उसे संभाल लेगा या बिखर जाएगा उनका प्यार? यह हम सब जानेंगे अगले भाग में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।